हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी और दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी अकाउंट वर्सेस सेविंग्स अकाउंट। जब एक कंपनी में सपोज आप सोचिए 1000 एम्प्लॉय हो या इवन 100 एम्प्लॉय हो, 500 एम्प्लॉय हो, तो सब एम्प्लॉयज़ को अपने अपने बैंक अकाउंट ओपन करके फिर सारों के अकाउंट में पैसा जमा करना वो थोड़ा एकदम टीडियस और इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो ये कॉरपोरेट्स ने बैंक के साथ टाई अप किया हुआ होता है और फिर अच्छे से नेगोशिएट करके उनके सारे एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने कॉरपोरेट बैंक के साथ डील करता है कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ आएंगे उनका सैलरी अकाउंट हम आपके पास खुलवाएंगे और फिर जो भी सैलरी एम्प्लॉय को देनी रहती है वो सीधी वो अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है। जो सैलरी अकाउंट रहता है ये एम्प्लॉय का ही रहता है, बाकायदा एम्प्लॉय के नाम पे ही रहता है, बट कंपनी जो है वो सैलरी अकाउंट में पैसा क्रेडिट करती है। अब कैसा रहता है वो सैलरी अकाउंट में जो पैसा आता है, बहुत सारे कंपनियां एम्प्लॉय के नाम पे इन्वेस्टमेंट्स भी करती है, जैसे पीपीएफ करती है, ईपीएफ करती है। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 20,000 पगार है तो बहुत बार आप बोलते हैं ना, इन हैंड मुझे 18,000 मिलती है, इन हैंड मुझे 17,000 मिलती है। इसका मतलब ये है कि कुछ अलाउंसेस कट होते हैं। सपोज आप कंपनी के गेस्ट हाउस में रह रहे या कंपनी के एकोमोडेशन में रह रहे तो उनकी उतनी रेंट कट होती है। तो ये सब काट कूट के फिर जो सैलरी क्रेडिट होती है वो आपके सैलरी अकाउंट में जाती है। ओके, अब इसके अगेंस्ट दूसरा जो है वो है सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट दोस्तों जैसे कि नाम है वो है सेविंग्स अकाउंट। मतलब इसमें बेसिकली आपकी जो भी सेविंग्स है आइडियली वो उसमें आपने पार्क फंड्स करना चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी में मैंडेटरी नहीं है सैलरी अकाउंट ओपन करना, तो मेरे हिसाब से सैलरी अकाउंट आपने ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैलरी अकाउंट पहली बात तो थोड़ा झमेले वाला है, क्योंकि उसमें आपको जब सैलरी अकाउंट ओपन करना रहता है तो आपको उसमें सारा प्रूफ देना रहता है आपके एम्प्लॉयर का, जो कंपनी में आप काम करते हो उसका लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, उनका एक रिकमेंडेशन, वो सब, और प्लस जो सेविंग्स में डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो, ये सारा का सारा चीज़ आप देंगे तो आपका सैलरी अकाउंट ओपन होता है। अब सपोज आप जॉब चेंज करते हैं 2 साल में, तो ये सैलरी अकाउंट को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आपको वापस बैंक को इंटीमेट करना पड़ता है कि आपने जॉब चेंज किया है। फिर जो नया आपका जो एम्प्लॉयर है, नया जो कंपनी है, उससे वापस लेटर लेना पड़ता है कि भाई ये फलाना बंदा हमारे इधर काम करता है, और फिर उनको रिक्वेस्ट करना रहता है कि ये सैलरी आप ये अकाउंट में दीजिए। मेरे हिसाब से सैलरी अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल से ज़्यादा जो कंपनी है और जो कॉरपोरेट है उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी कंपनी में वो मैंडेटरी नहीं है तो सैलरी अकाउंट मत खोलिए। अब दोस्तों सैलरी अकाउंट जो रहता है वो 99.9% ज़ीरो बैलेंस अकाउंट रहता है, उसमें आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना रहता है। और सेविंग्स अकाउंट जो है ना, उसमें आपको बेस्ड ऑन आप कौन सा सेविंग्स अकाउंट ले रहे हैं उसके हिसाब से आपको बैलेंस मेंटेन करना रहता है। अगर आप 5,000 वाला भी रहता है, 10 वाला भी रहता है, 25 वाला भी रहता है, 2 लाख वाला भी रहता है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग्स अकाउंट उसके फीचर्स रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो डील ब्रेकर है वो है कि सैलरी अकाउंट ज़ीरो बैलेंस रहता है। दूसरा एक फ़ायदा मुझे ये लगता है कि कॉरपोरेट जिधर आप काम कर रहे हैं, अगर वो उन्होंने पूरा एक प्रोविज़न करके दिया है आपको ना सैलरी अकाउंट का, तो उसके साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उनकी कंफर्ट लेवल से आपको पगार हर महीने में प्रॉपरली आएगी। अगर आप उसका रूल चेन ब्रेक करके खुद का कुछ चालू करेंगे अकाउंट, हो सकता है हर बार आपको फॉलोअप करना पड़े, अकाउंट से फॉलोअप करना पड़े। और दूसरा, जब कोई बल्क में कोई कॉरपोरेट बैंक के साथ नेगोशिएट करता है तो बहुत अच्छे टर्म्स मिलते हैं, अच्छे डेबिट कार्ड मिलते हैं, हो सकता है अच्छे क्रेडिट कार्ड भी मिलते हैं, क्योंकि एक कंपनी जो कॉरपोरेट रहती है और एक बैंक में जब कोई डील होती है तो क्रेडिट कार्ड्स
ऑफरिंग की भी डील होती है, डेबिट कार्ड्स ऑफरिंग की भी डील होती है, XYZ फीचर्स की डील होती है। तो वो जो बल्क में आपको जो बेनिफिट मिलता है ना, वो इंडिविजुअल में नहीं मिलता है। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट ये बता देता हूँ कि अगर आपका सैलरी अकाउंट है और अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी ने आपको फॉरेन में ट्रांसफ़र किया है, ऐसे साल 2 साल के लिए कोई प्रोजेक्ट के लिए होता है। मेरे फ्रेंड अभी एक्सेंचर में काम करता था और उसको साल 2 साल के लिए अब्रॉड एक प्रोजेक्ट के लिए ट्रांसफ़र किया। तो ये जो सैलरी अकाउंट रहता है ना, ये ऑटोमेटिकली NRI अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो आपको पेमेंट मिलती है वो आपकी जो भी उधर की करेंसी रहती है उसमें से फिर कन्वर्ट होके आपको रुपीज़ में आ जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन मैंने कल पढ़ रहा था कि अगर मेरी जॉब फॉरेन में ट्रांसफ़र हो गई तो फॉरेन में ट्रांसफ़र हो गई तो ये चीज़ होता है। अगर आपकी जॉब चेंज हो गई तो फिर आपको सैलरीड अकाउंट में बैंक में जाके बताना पड़ता है कि भाई ये जॉब हमारी चेंज हो गई, और नया जो अकाउंट नया जो कॉरपोरेट रहता है उसकी लेटर वगैरह आपको सबमिट करनी रहती है। अब दोस्तों मुझे पूछेंगे तो मैं आपको यही बताऊंगा कि सैलरी अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए, नहीं ओपन करना चाहिए अनलेस आपके कंपनी में जिधर आप काम कर रहे हैं उधर अगर ऐसा कोई प्रोविज़न है तो आप कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं इंजीनियरिंग के बाद इन्फोसिस में मेरी जॉब लगी थी, जो वन ऑफ द बिगेस्ट IT कंपनी है। अब इन्फोसिस में कैसा है, हर साल 2 से 3 हज़ार नए रिक्रूट्स होते हैं और मेरे हिसाब से 10 से 15 हज़ार इन्फोसिस में एम्प्लॉयज़ रहेंगे। अब हर एक एम्प्लॉय का अलग से अकाउंट करना और वो सब मैनेज करना सही मतलब प्रैक्टिकल नहीं। तो इन्फोसिस में हम जैसे ही एंट्री किए, फर्स्ट डे था हमारा, हमारे क्रेडेंशियल्स लिए, हमको आई कार्ड दिया और आई कार्ड के साथ ही ICICI का एक किट दे दिया कि भाई ये तुम्हारा इन्फोसिस में जब तक आप हो ये तुम्हारा अकाउंट है, इसके अंदर की ये चेकबुक है, इसके अंदर की ये डेबिट कार्ड है और जो भी आपकी सैलरी आएगी वो इसमें आएगी। ओके, तो मतलब लाइन से हम कैसा खाना लेते हैं वैसा हर एक बंदे को सीरियल नंबर के हिसाब से अकाउंट मिलती जाती है। तो ऐसे केसेस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सैलरी अकाउंट उनका मेंटेन करना ही पड़ेगा। बट फिर मैंने सेविंग्स अकाउंट भी खोल रखा था, तो मेरी जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है, मेरी जो भी उसमें सैलरी आती थी, अब हम उधर ही अंदर कैंपस में रहते थे तो 3-4 हज़ार रुपया उसका कटता था। उसके बाद जो भी आप खाना वाना खाते रहेंगे तो वो कार्ड में जैसे आप पंच करेंगे तो उतना पैसा कट जाता। तो एंड ऑफ द डे आपका जितना खर्चा है वो कट होके आपके अकाउंट में आ जाता था। अब उसके बाद फिर जो मेरा पर्सनल खर्चा रहता था, जैसे मोबाइल का बिल हो गया, जो भी खर्चा होता था, उसके बाद का जो पैसा बचता था वो मैं सेविंग्स अकाउंट में डाल के उसको मैं इन्वेस्ट कर देता था। बट अगर आपकी छोटी कंपनी जैसे मेरी कंपनी, जिधर मैं अभी मेरा खुद का बिजनेस है ना, फादर्स बिजनेस, हमारे हार्डली 10 से 15 एम्प्लॉयज़ है, तो उनको मैंने मतलब सैलरी अकाउंट ही चाहिए या मैंने कोई प्रोविज़न सैलरी अकाउंट का करके नहीं रखा है, क्योंकि मेरे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं ना वो पहली बात तो बहुत कम है, 10 एम्प्लॉयज़ ही है और वो पूरे मुंबई में अलग अलग जगह से आते हैं। ओके, तो मैंने उनको यही बोला है कि आप आपका सेविंग्स अकाउंट खोलिए और मैं हर महीने चेक दे दूंगा या जो भी, मतलब हम लोग तो चेक ही देते हैं, वो चेक आप डिपॉजिट कर दीजिए। एक चीज़ मैंने उनको टिप दी है कि हमारा जो अकाउंट है मेन कंपनी का वो SBI में है, तो आप भी SBI में ही आपका अकाउंट ओपन करिए अगर पॉसिबल है तो, सेविंग्स अकाउंट, क्योंकि जो चेक हम देते हैं एम्प्लॉय को वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है, विद इन 1-2 आवर्स आपको बैलेंस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो जो पगार मिलती है वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगी। वही अगर आपकी ICICI में अकाउंट है और मेरा SBI का है तो फिर वो चेक क्लियरिंग में जाएगा और फिर उसको 2 से 3 दिन लगता है और फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। दोस्तों सैलरी अकाउंट में अगर आपकी सैलरी 3 महीने से, यूजुअली 3 महीने से ज़्यादा अगर नहीं आती है तो बैंक ऑटोमेटिकली वो सैलरी अकाउंट को सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है और उसका जो भी फिर मिनिमम बैलेंस रहता है वो आपको मेंटेन करना रहता है। तो मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैं इन्फोसिस में था, मैंने जब इन्फोसिस छोड़ा तो उसकी सैलरी आनी बंद हो गई और
3-4 महीना हुआ, उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरा वो जो अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों सैलरी अकाउंट में आपको ओडी फैसिलिटी मिलती है। ओडी फैसिलिटी क्या होती है कि आपको, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बेसिकली वो उधार रहता है, लोन नहीं बोल सकते, क्योंकि लोन जो रहता है वो आपको एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए मिलता है। जैसे अगर आप होम लोन ले रहे हो तो वो आपको वो लोन होम में ही यूज़ करना है, कार लोन ले रहे हो तो कार के लिए। बट ओडी फैसिलिटी जो है ना, वो आपके डिस्पोजल पे वो पैसा है, वो आपको मिलता है, इंटरेस्ट पे मिलता है, बट यू कैन यूज इट एनीवेयर एज पर योर कन्वीनियंस। तो सैलरी अकाउंट में 2 महीने की यूजुअली ओडी फैसिलिटी मिलती है आपके पगार की। फॉर एग्जांपल अगर आपका पगार 30,000 है तो आपको ओडी फैसिलिटी 60,000 की एडिशनल मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप एनी गिवन पॉइंट 60,000 रुपया आप यूज कर सकते हैं, और आप जितना यूज करेंगे उसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर आपकी ओडी फैसिलिटी है 60,000 रुपए की, और उसके ऊपर आपको अगर वो 60% इंटरेस्ट पे मिल रहा है या 8% एनुअल इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो 60,000 पे 7-8% नहीं लगेगा। अगर आप उसमें 5,000 यूज कर रहे हैं, 10,000 यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये ओडी फैसिलिटी का फायदा बिजनेस में तो रहता है, क्योंकि बिजनेस में हमारे को कभी भी कैश पॉजिटिव हम रहते नहीं है, तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहती है। बट सैलरी में ओडी फैसिलिटी की एज सच बहुत ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल वो एक होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका कोई इमरजेंसी आ गया या आपका कोई हिडन एक्सपेंस आ गया तो आप हमेशा वो यूज़ कर सकते हैं। जनरली क्रेडिट कार्ड में हमारे पास वैसे भी 1.5 महीने की क्रेडिट फैसिलिटी रहती है, वो भी विदाउट एनी चार्ज रहती है, विदाउट एनी इंटरेस्ट रहती है। और वो क्रेडिट, अगर आपकी पगार वगैरह अच्छी है तो क्रेडिट लिमिट मिनिमम लाख रुपए की तो मिल ही जाती है। तो दोस्तों वर्डिक्ट ये है कि अगर आपके पास, आप ऐसी कोई कंपनी में काम कर रहे जिधर छोटी कंपनी है, जिधर सैलरीड अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी नहीं है, या जिधर वो कंपनी आपके लिए एक अकाउंट नहीं खुलवा रही है, तो सेविंग्स अकाउंट ही ओपन करिए, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट इन एवरी सेंस बेटर रहता है। बट अगर आपका कोई कॉरपोरेट है जिधर आप काम कर रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर सैलरीड अकाउंट उसका यूज़ करिए, फिर उसमें का जो पैसा बचता है उसको सेविंग्स में डालिए और उसको इन्वेस्ट करिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।